Assalamualaikum students. Today we are going to study about the pre-malignant and malignant tumors of the epidermis. सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या आता है, एक्टिनिक केराटोसिस आता है. The name indicates एक्टिनिक stands for sun exposure. एक्टिनिक वर्ड्स हम सन एक्सपोजर के लिए यूज़ करते हैं. तो दैट मीन्स कि ये जो ट्यूमर है ये सन डैमेज्ड स्किन और सन एक्सपोज्ड एरियाज़ में होता है. इसके अलावा केराटोसिस का मतलब क्या है कि इन लीजन्स में केराटिन प्रोडक्शन हो रही है. दैट मीन्स दिस इज एसोसिएटेड विद हाइपर केराटोसिस. और एक्टिनिक केराटोसिस एक प्री मैलिग्नेंट लीजन है विच कैन गिव राइज टू स्क्वेमस कार्सिनोमा. इसलिए हम इसे कहते हैं कि इट इज़ अ प्रिकर्सर टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. इसके अलावा ये मोस्ट कॉमनली लाइटली पिगमेंटेड इंडिविजुअल्स में होता है. डिफरेंट चीज़ों से एक्सपोजर की वजह से, फॉर एग्जांपल जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो गई, इंडस्ट्रियल हाइड्रोकार्बन्स हो गए और आर्सेनिक्स, इनके एक्सपोजर की वजह से भी हमारे पास सिमिलर एक्टिनिक केराटोसिस जैसी लीजन्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं. अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इस लीजन का साइज़ जो है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है और कलर जो है वो यूजुअली टैन टू ब्राउन होता है, लेकिन स्किन कलर भी हो सकता है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनिक केराटोसिस. ये ऊपर से बिल्कुल रफ एरिया होता है जिस तरह सैंड पेपर की कंसिस्टेंसी होती है, जस्ट लाइक दैट. और अगर इस लीजन में केराटिन प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, एनिमल के हॉर्न्स की तरह रिजेम्बलेंस हो जाती है. लाइक दिस. यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक्टिनिक केराटोसिस का ही लीजन था, बट ड्यू टू हाइपर केराटोसिस नाउ इट इज़ रिजेंबलिंग लाइक द एनिमल हॉर्न्स. इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पे होता है, हमारे पास सन एक्सपोज्ड एरियाज में होता है. फॉर एग्जांपल फेस पे होगा, आर्म्स पे होगा, हैंड्स वगैरह पे होगा. लेकिन अगर एक्टिनिक केराटोसिस की लीजन्स लिप्स पे बन जाती हैं तो उसको हम कहते हैं कि एक्टिनिक किलाइटिस. एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनिक किलाइटिस. These are the lips having the lesions of actinic keratosis. Then we'll talk about the histology. हिस्टोलॉजी में हमें क्या दिखेगा, साइटोलॉजिक एटिपिया दिखेगा और ये ज़्यादातर लोअर मोस्ट लेयर्स में होता है. बेसल सेल्स की बात करें तो उनका हमें हाइपरप्लेजिया मिलेगा. इसके अलावा एपिडर्मिस जो है उसकी एट्रोफी हो जाती है और एपिडर्मिस बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा. और डिस्केराटोसिस की वजह से क्या होता है, साइटोप्लाज्म का कलर पिंक टू रेडिश कलर हो जाएगा. एंड इंटरसेलुलर ब्रिजेस जो है वो एक्टिनिक केराटोसिस के सेल्स में प्रेजेंट होती हैं. ये ब्रिजेस बेसल सेल कार्सिनोमा में एब्सेंट होती है और दिस इज़ द डिफरेंशिएटिंग फीचर बिटवीन एक्टिनिक केराटोसिस एंड बेसल सेल कार्सिनोमा. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑल्सो इलास्टोसिस. इलास्टोसिस का मतलब क्या है कि जो सुपरफिशियल एपिडर्मिस होता है उसमें हमें ब्लूइश ग्रे कलर के इलास्टिक फाइबर्स मिलते हैं. दिस इज नोन एज इलास्टोसिस. सुपरफिशियल डर्मिस में मिलता है, नॉट एपिडर्मिस. इसके अलावा क्या मिलता है हमें, पैराकेराटोसिस. पैराकेराटोसिस जो है हमने सोराइसिस में भी पढ़ा होगा. इसमें ये होता है कि जो सेल्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं. यूजुअली जो है वो सुपरफिशियल सेल्स अपना न्यूक्लियस लूज कर देते हैं, बट इन दिस केस these cells retain their nuclei. This condition is known as parakeratosis. Now what is the treatment? First of all there is local eradication. हम lesion को locally remove कर देंगे. कौन से procedures होते हैं removal के लिए? It can be gentle curettage, can be by freezing or some topical applications. अपार्ट फ्रॉम दैट टॉपिकल इमिक्विमोड कैन ऑल्सो बी यूज्ड. ये क्या करता है, ये टोल लाइक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो इनेट इम्यून सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, प्री कैंसर सेल्स जो है उनकी इरेडिकेशन करते हैं, उनका रिमूवल करते हैं. सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिनिक केराटोसिस. आफ्टर प्री मैलिग्नेंट वी हैव मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द एपिडर्मिस, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर. मोस्ट कॉमनली ये सन एक्सपोज साइट्स को इन्वॉल्व करता है एंड मेल जेंडर को इन्वॉल्व करता है. अगर हम इसके पैथोजेनेसिस की बात करें तो मैंने कहा कि सन एक्सपोजर की वजह से होता है.
सनलाइट में हमारे पास क्या होती हैं, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं विच कैन कॉज डीएनए डैमेज एंड दिस डीएनए डैमेज देन रिजल्ट इन म्यूटेशंस ड्यू टू विच स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अकर्स. Apart from that, immunosuppression can also lead to squamous cell carcinoma. जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और जिन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं वो इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, वायरल अटैक इंक्रीज हो जाता है. कौन से वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा? इट कैन बी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 5 and 8. तो जब इम्यूनोसप्रेस्ड हो जाएंगे इंडिविजुअल्स, उनके अंदर वायरल इन्फेक्शन के चांस भी इंक्रीज हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, सनलाइट इटसेल्फ क्या करवाती है, हमारी इन्नेट इम्यूनिटी को डिफेक्टिव करवा देती है. अदर रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एक्सपोजर टू टार्स एंड ऑयल्स, एनी क्रॉनिक अल्सर, जो कब से अल्सर है एंड देन इट कैन प्रोग्रेस टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. It can be osteomyelitis. You have read in the complications of osteomyelitis that after some duration होता क्या, साइनस बन जाता है और उस साइनस में क्या होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क इंक्रीज हो जाता है. Then any burn scars can also lead to squamous cell carcinoma. Exposure to arsenic, radiation, tobacco and betel nut chewing. These all can be the risk factors to squamous cell carcinoma. कार्सिनोमा में म्यूटेशन कौन सी इन्वॉल्व होती है? इन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देयर इज लॉस ऑफ p53 प्रोटेक्टिव फंक्शन. नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मली भी एरियाज जो है वो जो सन एक्सपोज एरियाज होते हैं वहाँ पे डीएनए डैमेज होता है ड्यू टू यूवी लाइट. लेकिन तब क्या होता है, हमारे पास कुछ चेक पॉइंट काइनेजेस होते हैं जैसे कि ATM होता है एंड ATR. ये दोनों क्या करते हैं, दोनों सिग्नल सेंड करते हैं और उन सिग्नल्स की वजह से क्या होता है, p53 की अप रेगुलेशन हो जाती है. एज अ रिजल्ट p53 क्या करता है, जो डीएनए डैमेज सेल्स होते हैं उनको G1 फेज में ही अरेस्ट करवा देता है और बाद में उन सेल्स की एपोप्टोसिस हो जाती है. बट यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जो p53 में ही लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया है जिसकी वजह से वो सेल्स जिनमें डीएनए डैमेज हो गया ड्यू टू यूवी लाइट, वो G1 सेल साइकिल के अरेस्टिंग फेज में नहीं जा पाते और उनकी एपोप्टोसिस नहीं होती. एज अ रिजल्ट म्यूटेशन जो है वो एक्यूमुलेट होती रहती हैं एंड देन इट लीड्स टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. हमारे पास दो और कंडीशंस होती हैं विच कैन ऑल्सो प्रोग्रेस टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, एपिडर्मोडिस्प्लेजिया वेरियोसिफॉर्मिस. ये जो कंडीशन है इट इज़ एसोसिएटेड विद ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. तो हमें पता है कि ये इस वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, सेल्स में म्यूटेशंस आती हैं एंड इट कैन लीड्स टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. सेकेंड कंडीशन हमारे पास होती है ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोजम. इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास जिस तरह p53 में हुआ था कि उसका प्रोटेक्टिव फंक्शन लॉस हो गया था, यहाँ भी हमारे पास कुछ न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर जीन्स होती हैं. इस पाथवे में म्यूटेशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से म्यूटेशंस एक्यूमुलेट हो जाती हैं एंड इट कैन लीड टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. नाउ विल टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. एक हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है ऑफ इन सीटू कार्सिनोमा एंड अदर इज इन्वेजिव लीजन. इन सीटू कार्सिनोमा हमारे पास क्या होता है, हम इसे पिक्चर से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एपिडर्मल लेयर एंड दिस इज द डर्मल लेयर और इन दोनों के दरमियान जो जंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं दिस इज द जंक्शन, उसे हम कहते हैं डर्मो एपिडर्मल लेयर. स्क्वेमस कार्सिनोमा इन सीटू हम तब बोलेंगे जब कैंसरस सेल्स जो है वो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे, तो तब से बोलेंगे कि द कार्सिनोमा इन सीटू है. और जब कार्सिनोमा इन सीटू होगा तो उसका लीजन हमारे पास कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा और स्केली प्लैक टाइप होगा. लेकिन अगर ये कैंसरस सेल्स इन्वेड कर जाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को, तब हमारे पास जो लीजन्स आते हैं वो नोड्यूलर होते हैं और हाइपर केराटोसिस होती है उनमें, और इसके अलावा अल्सरेशन भी हो सकती है. तब हम उसे बोलेंगे इन्वेसिव कार्सिनोमा और इन्वेसिव लीजन्स.
इसके अलावा हमने एक्टिनिक केराटोसिस में पढ़ा था कि उसमें एटिपिकल सेल्स जो है वो लोअर मोस्ट लेयर्स तक कन्फाइंड होते हैं, बट यहाँ पे पूरी की पूरी एपिडर्मिस जो है उसमें हमें एटिपिकल सेल्स मिलते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की लीजन्स अगर हम देखें, सो दिस इज द स्केली लीजन। ये कब प्रेजेंट होगी? जब हमारे पास कार्सिनोमा इन सीटू होगा। और ये हमारे पास के नोड्यूलर लीजन, ये कब होगी? जब हमारे पास इन्वेसिव कार्सिनोमा होगा। और ये लीजन्स कभी कभार अल्सरेट भी कर सकते हैं और तब ये इस तरह के दिखेंगी। The next tumor of epidermis is basal cell carcinoma. It is the most common invasive cancer और ये locally aggressive होता है, slow growing होता है, rarely metastasize। ये भी ज़्यादातर हमारे पास सन एक्सपोज एरियाज में होता है और लाइटली पिगमेंटेड इंडिविजुअल्स में कॉमन होता है। जो रिस्क फैक्टर्स स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में इन्वॉल्व होते हैं वो ही बेसल सेल कार्सिनोमा में भी इन्वॉल्व होते हैं, बट इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है? डिफरेंट होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द पैथोजेनेसिस ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा। इट्स पैथोजेनेसिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। होता असल में क्या है, हमारे पास एक होता है PTCH, ये जो हमें डार्क रेड कलर में नज़र आ रहा है दिस इज PTCH, और जो थोड़ा पिंकिश शेड में दिस इज SMO। PTCH क्या होता है? ये भी मैं नॉर्मल बता रही हूँ। PTCH जो है ये सोनिक हेजहॉग का के रिसेप्टर होता है। सोनिक हेजहॉग के रिसेप्टर के तौर पे कौन एक्ट कर रहा है? PTCH एक्ट कर रहा है। और इसने अपने साथ बाइंड किसको किया हुआ है? SMO को बाइंड किया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, जब सोनिक हेजहॉग आके इसके साथ बाइंड करता है तो ये SMO को रिलीज कर देता है। एज अ रिजल्ट SMO और PTCH दोनों की डिसोसिएशन हो जाती है और फिर जब ये SMO रिलीज हो जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और इसका काम क्या होता है? इसने GL1 की एक्टिवेशन करवानी है विच इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसकी वजह से मज़ीद जीन एक्सप्रेशन जो है उसकी एक्टिवेशन होती है और सेल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब हमारे पास बेसल सेल कार्सिनोमा में क्या होता है कि जो PTCH है इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है, यानी कि अब ये अपना काम सही तरह नहीं कर रहा। इसका काम होता है SMO को अपने साथ अटैच करवाने का। इसने SMO को अपने साथ अटैच नहीं करवाया, SMO जो है वो इसके डिसोसिएट ही रहा और मुसलसल एक्टिवेट रहा, which leads to constitutive activation of GL1 and constant cell growth. So this is the basic pathogenesis of the basal cell carcinoma. ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई है ये हमें एक सिंड्रोम में मिलती है। सिंड्रोम का नाम हमारे पास क्या होता है? NBCCS. It stands for Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome. इसको हम बेसल सेल नीवस और गोल्डन सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है? मल्टीपल बेसल सेल कार्सिनोमास बन जाते हैं एंड दीज आर एसोसिएटेड विद अदर ट्यूमर्स ऑल्सो, जैसे कि मेडुलोब्लास्टोमास हो गए, ओवेरियन फाइब्रोमास हो गए, ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट हो गए, पिट्स ऑफ द पाम्स एंड सोल्स और दूसरी डेवलपमेंटल एब्नॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं। और यही पैथोजेनेसिस कहाँ मिलती है? हमें बेसल सेल कार्सिनोमा में भी मिलती है। बेसल सेल कार्सिनोमा के लीजन्स दिखते कैसे हैं? दीज आर द पेप्यूल्स, पर्ली पेप्यूल्स एंड टेलेंजेक्टेसियास आर आल्सो देयर। टेलेंजेक्टेसियास क्या होते हैं? दीज आर द प्रोमिनेंट सब एपिडर्मल डायलेटेड ब्लड वेसल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एक अल्सर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रोडेंट अल्सर्स। सबसे पहले हम बेसल सेल कार्सिनोमा का लीजन देखते हैं कैसा होता है। ये हमारे पास पेप्यूल होता है, दिस इज द बेसल सेल कार्सिनोमा। This is a rodent ulcer which is also a basal cell carcinoma. If we talk about histology, तो जो cells होते हैं वो resemble करते हैं किसके साथ? basal cells के साथ। ग्रोथ जो है वो 2 पैटर्न्स में हो सकती है। एक होती है मल्टीफोकल ग्रोथ। मल्टीफोकल ग्रोथ का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है, यानी कि विद इन द एपिडर्मिस जो है वो स्प्रेड हो रहा है। नोड्यूलर लीजन्स का मतलब होता है कि डीप जो है उसकी इन्वेजन हो रही है, डाउनवर्ड एक्सटेंशन हो रही है। So this is all about basal cell carcinoma. Now we are going to do the tumors of the dermis. Tumors of the dermis में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? dermatofibroma. Dermatofibroma also known as benign fibrous histiocytoma. ये ज़्यादातर एडल्ट्स में होता है। अगर ये यंग और मिडिल एज विमेन में होगा तो लेग्स को इन्वॉल्व करेगा।
ये लीजन जो है इट इज़ इंडोलेंट, यानी कि ये इतना एग्रेसिव नहीं होता, बिनाइन होता है। इसके अलावा इट कैन बी एसिम्प्टोमेटिक। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि कोई ना कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है। अब एक ट्रॉमा हो गया, उसको ठीक करने के लिए वहाँ पे इंजरी, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कैस्केड वगैरह स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि सारा जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स था टुवर्ड्स द इंजरी वो एबनॉर्मल हो गया और हमारे पास एक्सेसिव कोलेजन जो है वो डिपॉजिट हो गया, और कोलेजन भी वो जो ऑल्टर्ड कोलेजन था, नॉर्मल कोलेजन नहीं। इसके अलावा अगर इन लीजन्स को देखा जाए तो इनमें हमें फैक्टर 13A पॉजिटिव क्या मिलते हैं, डर्मल डेंड्राइटिक सेल्स मिलते हैं। अगर हम लीजन की बात करें तो लीजन क्या होता है, हमारे पास पेप्यूल होता है और इट कैन बी टैन एंड इट कैन बी ब्राउन सेल्स। अगर हम हिस्टोलॉजिकली सेल्स की बात करें तो हमें यहाँ पे स्पिंडल शेप्ड सेल्स मिलते हैं। दिस इज डर्मेटोफाइब्रोमा, इट इज़ ब्राउन कलर्ड पेप्यूल। और इसके अलावा हिस्टोलॉजिकली हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं, सूडो एपिथेलियोमेटस हाइपरप्लेजिया। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास एपिडर्मिस होता है उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है, और साथ साथ जो रेटी रिजिस होती हैं वो उनका भी हाइपरप्लेजिया हो जाता है और वो डाउनवर्ड इलोंगेशन भी शो करती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास हो रही हैं। इट इज़ नोन एज सूडो एपिथेलियोमेटस हाइपरप्लेजिया। द नेक्स्ट ट्यूमर ऑफ द डर्मिस इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर नोन एज डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस। इसको हम प्रोट्यूबरेंस क्यों कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द लीजन, के आगे हम डिस्कस करेंगे। ये भी हमारे पास स्लो ग्रोइंग होता है एंड लोकली अग्रेसिव होता है। वो तो बिल्कुल बिनाइन था, ये अग्रेसिव होता है लेकिन लोकली होता है, इतना ज़्यादा मेटास्टेसाइज नहीं करता, कभी कभार रेयरली इट कैन मेटास्टेसाइज, और ये रिकर भी कर सकता है। अगर हम इसके पैथोजेनेसिस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, ट्रांसलोकेशन होती है। दो जीन्स की ट्रांसलोकेशन होती है। फर्स्ट जीन इज COL1A1 जो इनकोड करती है कोलेजन को, एंड सेकेंड वन इज PDGFB विच इनकोड्स प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर बीटा। होता क्या हमारे पास जो कोलेजन जीन है ये एक प्रोमोटर रीजन होता है। जब इसकी ट्रांसलोकेशन हो जाती है PDGFB के साथ तो इसकी वजह से क्या होता है, जो PDGFB होता है इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है एंड इट लीड्स टू इंक्रीज द ट्यूमर सेल ग्रोथ। इसके अलावा लीजन की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था इसे हम बोलते हैं डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस, क्योंकि इसमें हमारे पास नोड्यूल बनता है और वो नोड्यूल कैसा होता है, इट्स अ प्रोट्यूबरेंट नोड्यूल, और उसके बेस पे हमारे पास इंड्यूरेटेड प्लैक यानी कि रेड एंड कलर का प्लैक होता है लाइक दिस इज द प्रोट्यूबरेंट नोड्यूल, और नीचे हमारे पास क्या है, प्लैक या इंड्यूरेशन हुई हुई है, रेडनेस हुई हुई है और थिकनिंग हुई हुई है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक लीजन ऑफ डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस। मोस्ट कॉमनली ये ट्रंक के रीजन्स को इन्वॉल्व करता है। हिस्टोलॉजिकली हमें क्या मिलते हैं, यहाँ फाइब्रोब्लास्ट मिलते हैं जो कि एक पिन व्हील और कार्ट व्हील की तरह अरेंज हुए हुए होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस पैटर्न को हम कहते हैं स्टोरी फॉर्म पैटर्न। इसके अलावा क्या होता है, जो एपिडर्मिस होता है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है। सेकंड टाइप ऑफ पैटर्न विच कैन बी सीन इन दिस डिजीज इज हनी कॉम्ब पैटर्न। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक हनी कॉम्ब पैटर्न, और ये किस वजह से दिखता है, ड्यू टू एक्सटेंशन इनटू द डीप डर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इट्स ट्रीटमेंट इज लोकल एक्सीजन, लेकिन अगर जो है ये बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड इन्वेट कर जाता है देन इट रिक्वायर्स वाइड एक्सीजन। और इसके अलावा अगर लोकली एक्सरसाइज नहीं हो सकता देन वी कैन गिव PDGFB रिसेप्टर इनहिबिटर्स in which the first line of drug is imatinib mesylate, जो हमने पढ़ा होगा chronic myelogenous leukemia की ट्रीटमेंट में भी। So this is all about the tumors of the dermis. All of the tumors of epidermis and dermis have been covered in this video.